खुफिया कमरे का दरवाजा नहीं खुल सकता है, तो ध्रुव एक बार को खुश हो गया। ध्रुव ने सोचा कि अगर चेतन मर जाएगा तो दिव्य कागज ध्रुव और ओजस के पास ही रहेगा, लेकिन ध्रुव को अचानक याद आया कि सिर्फ खुफिया कमरा ही है जहां दिव्य कागज को ढूंढा जा सकता है। पर ओजस ने ध्रुव से कहा था कि अब शायद ये दरवाजा नहीं खुलेगा। ध्रुव ने ओजस से कहा, अगर ये दरवाजा नहीं खुला तो हम दिव्य कागज कैसे ढूंढेंगे? ओजस ने फिलहाल ध्रुव की बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ओजस को चेतन की चिंता थी। भले ही चेतन के इरादे कैसे भी हों, चेतन ओजस के दादाजी का दोस्त था, इसलिए ओजस चेतन को अकेला नहीं छोड़ सकता था। ओजस ने अपने बैग से दिव्य अगरबत्ती निकाली और उसे जलाकर दरवाजे के पास रख दी, ताकि अंदर बैठे सभी लोगों की घबराहट थोड़ी कम हो जाए। ओजस ने चेतन से कहा, काका आप चिंता मत करो, मैं यही हूं, घबराना नहीं। ध्रुव जानता था कि चेतन बूढ़ा आदमी है, वो अंदर ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। ध्रुव ने यह बात ओजस को समझाई और ऐसा ही हुआ। चेतन नहीं बच पाया। ध्रुव और ओजस उस जगह से बाहर निकल रहे थे, क्योंकि दिव्य कागज तो उन्हें नहीं मिला। पर जब ध्रुव और ओजस बाहर जा रहे थे, तभी ध्रुव ने कमरे के कोने में देखा। ध्रुव को वो जगह बहुत अजीब लग रही थी। ध्रुव ने उस कोने में फ्लैश लाइट जलाकर देखा तो वहां महर्षि गर्वित की एक तस्वीर लगी हुई थी। ध्रुव सोच रहा था कि आखिर कोई आदमी इस फैक्ट्री में तंत्र विद्या के संस्थापक महर्षि गर्वित की तस्वीर क्यों लगाएगा। ध्रुव उस तस्वीर के पास गया और ध्रुव ने ध्यान से उस तस्वीर को देखा। थोड़ी देर देखने के बाद ध्रुव को समझ आया कि उस तस्वीर को किसी रंग से नहीं बनाया गया है। वो पूरी तस्वीर ही दिव्य कागज से बनी हुई थी। वो तस्वीर देखने में तो दिव्य कागज पर बनी थी, लेकिन असल में दिव्य कागज पर कुछ नहीं था। इसे समझना ध्रुव के लिए भी मुश्किल था। ध्रुव और ओजस दिव्य कागज के मिलने पर खुश थे। उन्होंने दिव्य कागज लिया और वहां से चले। पर जब ध्रुव और ओजस फैक्ट्री से बाहर निकल रहे थे, रास्ते में एक आदमी ने ध्रुव और ओजस का रास्ता रोक लिया। उस आदमी ने एक सेफ्टी हेलमेट पहन रखा था, जो कंस्ट्रक्शन साइट पर वर्कर पहनते हैं। ध्रुव और ओजस ने उस वर्कर से पूछा, क्या हुआ भाई? वर्कर ने ध्रुव और ओजस से कहा, मेरा नाम राजेश है, मैं यहीं एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता हूं। लेकिन हमारी साइट पर जैसे जैसे काम आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे साइट पर अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। कुछ दिनों पहले एक आदमी क्रेन से नीचे गिर गया। हम एक पुराने मकान को तोड़ रहे हैं, लेकिन जब मकान को तोड़ना शुरू किया तो आधा काम होने के बाद वर्कर ने कहा कि उन्होंने किसी औरत के रोने की आवाज सुनी है। सभी वर्कर जिन्होंने रोती हुई औरत की आवाज सुनी, वो सभी बहुत डरे हुए हैं। साइट पर काम रुका हुआ है, क्योंकि वो वर्कर काम करने के लिए तैयार नहीं है। हम सभी वर्कर काफी गरीब हैं। अगर काम नहीं चलेगा तो हमारा घर भी नहीं चलेगा। इसलिए हमारे मालिक ने कहा था कि किसी तांत्रिक को साइट पर बुलाना होगा। गांव वालों से आपके बारे में मैंने सुना हुआ था, तो मैं आपको ढूंढते ढूंढते यहां आ गया। ध्रुव को राजेश की बात पर शक था। ध्रुव सोच रहा था कि अभी अभी ध्रुव और ओजस को दिव्य कागज मिला है। ध्रुव को लग रहा था कि राजेश भी दिव्य कागज के पीछे है, इसलिए वो ध्रुव और ओजस को फंसा रहा है। ध्रुव ने ओजस की तरफ देखा और आंखों से इशारे में ओजस को अपनी बात समझा दी। ओजस ने धीमी आवाज में ध्रुव से कहा, हम वैसे भी किसी जल्दी में तो है नहीं, और लोगों की मदद करना हमारा काम है। एक बार जाकर देखने में कोई हर्ज नहीं है। क्या पता कंस्ट्रक्शन साइट पर सच में कुछ हो। ध्रुव ने ओजस की बात मान ली। राजेश के साथ ध्रुव और ओजस उस कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच गए। साइट पर एक पुराना सा घर था, जिसे तोड़कर उस घर की जगह पर एक नई बिल्डिंग बनाई जानी थी। साइट बंद पड़ी हुई थी, वहां कोई काम नहीं हो रहा था। ओजस और ध्रुव को साइट पर पहुंचते ही समझ आ गया था कि साइट का वास्तु गड़बड़ है। वास्तु के खराब होने की वजह से बुरी एनर्जी का साइट में आना बहुत आसान हो गया था। ध्रुव ने राजेश से कहा, तुम्हारी साइट का वास्तु बहुत कमजोर है, बुरी शक्तियां यहां आराम से आ जा सकती हैं।
लेकिन वास्तु ठीक करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तुम लोगों ने घर को तोड़ने की शुरुआत गलत दिशा से की है। अब क्योंकि आधा घर टूट चुका है, इसलिए पहले एक पूजा करनी होगी और इस घर के आसपास के मकानों पर भी बुरी शक्तियों का प्रभाव है। अगर तुम लोग चाहते हो कि इस घर की जगह कोई दूसरी बिल्डिंग बने, तो तुम्हें इस घर की नींव पर ही अपनी बिल्डिंग बनानी होगी। इस घर की नींव एक आत्मा से जुड़ी हुई है। शायद ये उसी औरत की आत्मा है जिसकी आवाज तुम्हारे बाकी वर्कर ने सुनी। इसलिए नींव तोड़े बिना तुम्हें काम करना होगा। और सबसे आखिरी चीज, इस जगह पर पॉजिटिव एनर्जी की बहुत जरूरत है, इसलिए यहाँ एक मंदिर का होना बहुत जरूरी है। राजेश ने ध्रुव से कहा, ये सारी बातें आप हमारे मालिक को बता सकते हैं। मेरे पास फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है। जो भी करना है वो हमारे बॉस ही करेंगे। ध्रुव ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारे बॉस से बात कर लेंगे। राजेश ध्रुव और ओजस को लेकर अपने बॉस के पास गया। राजेश का बॉस गांव के नए प्रधान के साथ बैठा था। राजेश ने अपने बॉस से कहा, सर, ये दोनों तांत्रिक हैं। मैंने गांव वालों से इनके बारे में सुना था, तो आपके कहे अनुसार मैंने इन्हें सारी बात समझाई। ये कह रहे हैं कि साइट पर वास्तु का कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए मैं इन्हें आपके पास ले आया। राजेश के बॉस का नाम महेंद्र था। ध्रुव और ओजस ने जाकर महेंद्र को पूरी बात समझाई, लेकिन महेंद्र ध्रुव की बात से नाखुश था। ध्रुव और ओजस की बात सुनकर महेंद्र ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है हमारी साइट पर। हमने सारा काम अच्छे से ही चालू किया था। मंदिर वाले सुझाव से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे एक बार प्रधान जी से मंदिर के लिए बात करनी होगी। उनकी परमिशन के बिना मैं मंदिर नहीं बनवा सकता। गांव का प्रधान पास ही बैठा हुआ था। महेंद्र ने प्रधान से मंदिर की बात की। प्रधान महेंद्र की बात पर विचार कर रहा था और कंफ्यूज लग रहा था। प्रधान ने कहा, अगर मंदिर बनवाना है तो उसमें काफी खर्चा होगा और अभी गांव के पास इतना पैसा नहीं है, इसलिए पैसों का इंतजाम करना होगा। मंदिर के लिए गांव वालों को पैसे जोड़ने होंगे और गांव वाले अचानक से एक मंदिर के लिए पैसा नहीं देंगे। ध्रुव को कंस्ट्रक्शन साइट से कुछ खास लेना देना नहीं था, इसलिए ध्रुव ने कहा, हमें जो बताना था हमने बता दिया है। अब आपकी मर्जी है। मंदिर ना बनाकर आप लोग मुसीबत को टाल नहीं रहे हो, बल्कि उसे बढ़ा रहे हो। अगर कल को गांव के लोगों पर या फिर वर्कर पर कोई खतरा आया तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। ध्रुव की बात सुनकर प्रधान का चेहरा पीला पड़ गया। प्रधान ने थोड़ा सोचकर कहा, ठीक है, मैं गांव वालों के साथ एक मीटिंग रख लूंगा और उनसे मंदिर के बारे में बात करूंगा। ध्रुव और ओजस अपनी तरफ से जो कर सकते थे वो कर चुके थे। इस काम के ध्रुव और ओजस ने कोई पैसे भी नहीं लिए थे। अब ये महेंद्र और प्रधान के ऊपर था कि वो ध्रुव और ओजस की सलाह मानते हैं या नहीं। ध्रुव और ओजस अब अपने अगले हथियार की खोज में निकल गए थे। जब वो दोनों ट्रेन में बैठे थे, तब ध्रुव ने देखा कि ओजस की चोट काफी हद तक ठीक हो चुकी है। ध्रुव को लगा था कि दिव्य कागज को ढूंढना सबसे आसान होगा। ध्रुव और ओजस दोनों ने ही उम्मीद नहीं की थी कि उन्हें इतने खतरों का सामना करना पड़ेगा। बचे हुए दो हथियारों को पाने में क्या क्या खतरे सामने आएंगे, ये ध्रुव और ओजस भी नहीं जानते थे। ओजस ने ध्रुव से पूछा, जिस कंस्ट्रक्शन साइट से हम आए हैं, तुम्हें क्या लगता है, क्या उन लोगों ने काम शुरू करने से पहले किसी तांत्रिक या पंडित से सलाह ली होगी? अगर उन्होंने सलाह ली होती तो ऐसा कुछ नहीं होता ना? ध्रुव को कंस्ट्रक्शन साइट वालों से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए ध्रुव ने ओजस की बात का कोई जवाब नहीं दिया। ध्रुव को लग रहा था कि यह कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक का गांव के प्रधान से कोई न कोई नाता था, इसलिए ही कंस्ट्रक्शन कंपनी वाले ने काम शुरू करने से पहले किसी से कोई सलाह नहीं ली थी। ध्रुव इस समय अपने अगले हथियार के बारे में सोच रहा था। ध्रुव और ओजस का अगला हथियार दनुषा गांव में था,
जब ध्रुव और ओजस दनुषा पहुंचे तो उन्हें वो जगह बहुत अजीब लग रही थी। दनुषा गांव समुद्र के किनारे बसा हुआ था। ध्रुव पहली बार ऐसा गांव देख रहा था। गांव पहुंचते पहुंचते ध्रुव और ओजस बहुत थक चुके थे। वो दोनों होटल में जाकर सो गए थे, लेकिन जब ध्रुव नींद से जगा तो ध्रुव ने अपना फोन चेक किया। ध्रुव के फोन पर देविका का मैसेज आया हुआ था। देविका ने नुपुर से बात की थी और तभी नुपुर ने देविका को ओजस की हालत के बारे में बताया। देविका अकेले रहकर बहुत बोर हो चुकी थी और वो ध्रुव के साथ जाना चाहती थी, लेकिन ध्रुव ने देविका को मना कर दिया। अगर नुपुर नहीं आ रही तो देविका का अकेले आना भी ठीक नहीं था, और वैसे भी आगे क्या खतरा आने वाला है ये ध्रुव और ओजस भी नहीं जानते थे, इसलिए देविका और नुपुर का घर पर रहना ही ठीक था। ध्रुव और ओजस देविका और नुपुर का ख्याल रखने में बिजी नहीं होना चाहते थे, और अभी तक उन्हें दनुषा गांव के बारे में भी ज्यादा कुछ नहीं पता था। दनुषा में ध्रुव और ओजस दिव्य स्याही ढूंढने आए थे और उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि वो दिव्य स्याही कहां मिलेगी और कैसे मिलेगी। ओजस ने ध्रुव से कहा, देखो, हमें इस गांव के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए हमें यहाँ के लोकल तांत्रिकों से मिलना चाहिए। क्या पता वो लोग हमारी मदद कर दें। ध्रुव ने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। ध्रुव और ओजस ने गांव के लोकल तांत्रिकों से पूछताछ की। काफी देर की मेहनत के बाद फाइनली ध्रुव और ओजस को एक घर के बारे में पता चला जहां कोई वरुण देव नाम का आदमी रहता है। सभी तांत्रिकों ने ध्रुव और ओजस को बताया कि वरुण देव के पास दिव्य स्याही को लेकर कोई न कोई सुराग जरूर होगा, लेकिन ध्रुव और ओजस सीधे वरुण देव के घर नहीं जा सकते थे। वरुण देव गांव के जिस एरिया में रहता था उस जगह सिर्फ अमीर लोग रहते थे। ध्रुव और ओजस बहुत देर से यहां वहां घूम रहे थे और वो दोनों काफी थक चुके थे। पसीने से भीगे हुए कपड़े पहनकर वरुण देव के घर जाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए ध्रुव और ओजस को थोड़ी शॉपिंग करने की जरूरत थी। ध्रुव और ओजस ने कुछ महंगे कपड़े खरीदे और कपड़े खरीदने के बाद ओजस ने किसी को कॉल करके एक महंगी कार बुलवाई। ओजस के पैसे का फायदा यहाँ बहुत ज्यादा हो रहा था और ध्रुव हमेशा की तरह ओजस के पैसों को देखकर चौंका हुआ था। सब कुछ हो जाने के बाद ध्रुव और ओजस तैयार हुए और अपनी महंगी कार में बैठकर वरुण देव के घर के लिए निकल गए। ध्रुव ने ओजस से पूछा, अगर इस वरुण देव के पास सच में दिव्य स्याही के बारे में कोई सुराग है तो क्या वो हमें स्याही ढूंढने में मदद करेगा। ओजस ने ध्रुव से कहा, ये तो अब वरुण देव से मिलकर ही पता चलेगा। ध्रुव हमेशा की तरह ओजस के बारे में चिंता कर रहा था। क्या ध्रुव और ओजस वरुण देव को मना पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए ए स्त्री तू कल आना, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।